मैं सऊदी अरब में अरबी के बच्चे संभालती थी। रात को घर जाने लगती तो अरबी मालिक कभी 1000 कभी 500 रियाल मुझे पकड़ा देता। महीने बाद तनख्वाह तो अच्छी मिलती। एक रात अरबी की बीवी नाराज होकर घर से चली गई। अरबी ने मुझे घर पर ही रोक लिया। मेरे तो होश उड़ गए। उस रात अरबी ने मैं और मेरा शौहर सऊदीया में मुकीम थे। हम दोनों ही बीए पास थे, इसलिए मेरे शौहर को एक फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी मिल गई। लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि घर का गुजर बसर अच्छा हो सके। इसलिए मैं भी एक अरबी के घर उसके बच्चों की केयर टेकर के तौर पर ख्याल रखने लगी। वो अरबी तो बहुत अच्छा था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी। जब मैंने अपने शौहर को इसकी नौकरी के बारे में बताया तो बेहद खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर फारग ही होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटा कर उस अरबी के घर चली जाती। इसके 2 छोटे बच्चे थे, दोनों ही जुड़वा थे, एक बेटी और एक बेटा। दोनों 1 साल के थे। उसकी बीवी बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, इसलिए उन दोनों बच्चों को पूरी ज़िम्मा मेरी थी। मैंने रात 8 बजे इस अरबी के घर पर ही रहती थी। इन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं सुबह 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक इस अरबी के घर पर ही रहती। मुझे हैरत होती थी कि एक माँ के होते हुए भी इस अरबी के बीवी बच्चों को देख तक नहीं थी। बच्चे को खाना पिलाना, उनका डायपर चेंज करना, सबका ख्याल रखना, यह सब मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालकिन काफ़ी सख्त मजाज की थी और मुझसे लिए दिए ही रहती थी। ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे भी इनके घर चंद दिन नहीं हुए थे कामकाज करते हुए कि मैं इस औरत के मजाज को अच्छी तरह से समझ गई थी। वो हर वक्त मुलाजमिन पर चीखते चलाते हुए नजर आती थी। अगर किसी से ज़रा सा भी कोई काम ख़राब हो जाता तो उस पर चलाने लगती। अगर मालिक घर पर आते तो उससे भी ज़रा सी बात पर शोर मचाने लगती। मैंने ये बात महसूस की थी कि मालिक अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन बीवी शायद अच्छी नहीं मिली। मालिक जब अपने काम से घर वापस आते तो सबसे पहले बच्चों के कमरे में आते, बच्चों के साथ ही मसरूफ़ होते, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देते। मैं फ़ौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर वही दरवाज़ा खोलते थे। फिर मैं अपने बच्चों को प्यार करते। मुझसे भी पूछते थे कि बच्चों ने तंग तो नहीं किया, उन्होंने खाया पिया तो ठीक से है। वो अरबी पूरे दिन के बच्चों की रूटीन मुझसे पूछता था। मैं भी उस अरबी मालिक को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा, 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और मुझे 500 रियाल पकड़ा दिए। ये देखकर मैं हैरान सी रह गई थी। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह तो बहुत अच्छी रखी थी और 500 रियाल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नज़र मालिक की तरफ देखा था। मेरी आंखों में हैरानगी थी। कहने लगा, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं मालिक, आपने जो तनख्वाह तय की है वो भी काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का सा मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने वो पैसे पकड़कर अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर से जाने लगी। जैसे ही मैंने दरवाजे तक पहुँची तो मुझे कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी कहिए। वो कहने लगा, इस बात का जिक्र अपनी मालकन से मत करना, उससे मत बताना कि मैंने तुम्हें 500 रियाल दिए हैं। कुछ देर तो मैं इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने इस बात में सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन ना जाने क्यों इस रात मैं बड़ी बेचैन सी रही थी। एक तो मालिक का मुझे 500 रियाल देना और दूसरा इस बात का बेगम साहिबा से छुपाने का कहना। ये दोनों बातें ही मेरे जहन को उलझाने लगी थी। फिर मैंने कहा, शायद बेगम साहिबा ज़रा सख्त मजाज हैं, इसलिए अरबी मालिक को मना करती होंगी कि पैसे देने से चलो। अगर उसने दे दिए तो कोई बात नहीं। मैंने वो पैसे संभाल के रख लिए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक़्त नहीं रही जब दूसरे दिन मालिक ने मुझे 1000 रियाल दिए। इस बार तो मेरा दिल शक व शुबहत आने लगी थी। आखिर मालिक मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था। मैंने वो 1000 रियाल इस अरबी को वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। आप क्यों मुझे रोज़ रोज़ इतने पैसे दे रहे हैं। मैंने फटाफट से अपनी चादर को दुरुस्त किया था क्योंकि वो मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी ड्यूटी है और उसके पैसे मैं नहीं ले सकती। बहरहाल मैंने इस दिन उस शख्स से कोई पैसा नहीं लिया और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही रोज़ जब मैं बच्चों को संभालने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो मालिक अपने काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बच्चों के पास ही था। जब मैं आई तो मुझे कहने लगा कि इतनी देर से आई, आपको पता है मेरे दोनों बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। इसके लहजे में फ़िक्रमंदी भी थी और थोड़ा लहजा सख्त भी था। मैंने घबरा कर जब घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 12 बज रहे थे। मैं उसी वक्त आती थी। मैंने कहा, मैं तो अपने वक़्त पर आई हूँ। फिर वो मुझे कहने लगा
ऐसी चीज़ को आपको पैसे दे रहा था कि आप मेरे बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखा करें। देखिए सुबह से इनको बुखार है, इनकी माँ तो इनकी परवाह नहीं करती, इसलिए मैंने आपको नौकरी पर रखा है ताकि मेरे बच्चों की अच्छी से अच्छी केयर हो सके। इसलिए नहीं कि आप 12-12 बजे तक आएँ और मेरे बच्चे यहाँ पर बीमारी में रोते रहे। एक बच्ची तो सो रही थी, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वो रोए जा रहा था। मैंने फटाफट से अपने मालिक से उसे अपनी गोद में पकड़ लिया। दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे। जैसे ही वो बच्चे मेरी गोद में आया, वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने उसे सीने से लगाया तो वो तप रहा था। मैंने उसके माथे को चूमा। मैंने कहा, आपको मेरा इंतज़ार करने की बजाय बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। देखते तो सही बच्चों को कितना तेज़ बुखार है। मेरी बात सुनकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा था। कह रहा था मेरी अकल काम नहीं कर रही थी, वाकई मुझे तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। फिर उसने सोई हुई बेटी को गोद में उठाया और मुझे कहने लगा, चले मेरे साथ इन्हें डॉक्टर को दिखाऊं दूँ। ये सुनकर मैं कुछ झिझक सी गई। मैंने कहा, आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? आप मालकिन को लेकर जाएं, वो माँ है और माँ ही बेहतर बता सकती है। मेरी बात पर वो तंजिया मुस्कुराया था। कहने लगा कि माँ ऐसी होती है जिससे कि मेरी बीवी, उसे तो पता तक ही नहीं कि बच्चों को कौन सी दवाई सूट करती है और कौन सी नहीं। दवाई तो आपने इन्हें पिलानी है, ख्याल भी आपने रखना है, तो बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चलें। मैं मालिक के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मालकिन बाहर लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, साथ में चाय पी रही थी। मुझे मालिक के साथ बाहर जाते देखा तो मुझे पकार कर कहने लगी, कहाँ जा रही हो और बच्चों को क्या हुआ? मेरी बजाय मालिक ने अपनी बीवी को जवाब दिया। कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे दोनों बच्चों को बुखार है, इन्हें डॉक्टर पर पास ले जा रहा हूँ, तुमने चलना है तो चलो साथ। ये बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर बेजारी सी आ गई थी। कहने लगी, ना बाबा ना, मुझसे नहीं संभाले जाते बच्चे, तुम ही जाओ, तुम ही शौक था ये कहकर वो दोबारा से टीवी के चैनल चेंज करने लगी। मैं इतना हैरान थी उस औरत पर कि एक माँ होते हुए उसका जब इतना सख्त था लहजा। मैंने बहुत सी लापरवाह लड़कियां देखी थी जो शादी के बाद और बच्चे होने के बाद बच्चों के मामले में जिम्मेदार हो जाती हैं। ये एक ऐसी माँ थी कि बच्चों के लिए तड़पना थी। बिलाशुबा मालकिन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे बच्चों की ज़रा भी परवाह न थी। पिछले 2 महीनों से मैंने उनके बच्चे संभाल रही थी और मैंने देखा था कि मैं मालिक की बीवी हमेशा खुद को सजती संवरती रहती है। कभी मुलाजमा से अपने नाखून गोल करवाती रहती, कभी अपने हाथों पैरों पर लोशन लगवाती, हर वक्त बस अपनी ही परवाह करती। दोनों बच्चों को मौसमी बुखार था। पूरा दिन मैं बच्चों में ही गुनचक्कर सी बनी हुई थी। एक को दवा देती तो दूसरा रोने लगता, दूसरे को संभालती तो पहला कोई ना कोई कमरे में पड़ी चीज़ खराब कर देता। बुखार में दोनों बच्चे चिड़चिड़े और ज़िद्दी हो गए, वरना तो मेरी बात मान लेते, लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रहे थे। रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही मालिक आए तो मैंने जाने की इजाज़त मांगी तो मुझे कहने लगे, ये बात तो मुनासिब नहीं लग रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज रात मेरे बच्चों का साथ रह लें तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा, मैं कैसे रह सकती हूँ? मेरा शौहर 9 बजे वापस आ जाता है और मुझे खाना देना होता है। ये सुनकर मैंने देखा कि मालिक के चेहरे पर अजीब से तासरात रोनुमा हुए थे। कहने लगे, आप क्या शादीशुदा हैं? मैंने कहा, हाँ। मेरा जवाब सुनकर मालिक जा चेहरा बुझ सा गया था। फिर एकदम ही उन्होंने अपने चेहरे का रुख बदल लिया। कहने लगे कि आप अपने शौहर से कह दें कि एक रात के लिए आप यही रहेंगी, क्योंकि मुझे बच्चों के संभालने का इतना आइडिया नहीं। रात भर मैं कैसे इन्हें संभाल सकता हूँ? फिर आपने इनकी मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने शौहर से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने मियाँ से कहा तो वह कहने लगे कि ठीक है, तुम आज रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद मैनेज कर लूँगा। रात भर मैं बच्चों को संभालती रही और अगला दिन बच्चे शाम तक भले चंगे हो गए थे। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो मालिक ने मुझे 5000 रियाल पकड़ाना चाहे। मैंने कहा कि ये आप क्यों दे रहे हैं? वो कहने लगे, आपने मेरे बच्चे को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज़। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसे से क्यों तोल रहे हैं? बेशक ये मेरी सगी औलाद नहीं, लेकिन मैंने हमेशा इन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझा, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और मैं घर से बाहर निकल गई। मेरी शादी को अभी 4 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। शादी के फ़ौरन बाद ही उम्मीद से हुई थी, लेकिन मेरे शौहर मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा। कहने लगा, तुम्हें पता है कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं और इतनी कलील तनख्वाह में एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। खुदा के लिए अभी तुम अबॉर्शन करवा लो, जैसे ही हालात ठीक होंगे फिर हम अल्लाह से बच्चा ले लेंगे। बच्चों का क्या, बच्चे तो हो ही जाते हैं। इस वक्त मैं बहुत रोई थी। मैंने कहा, अफजल बच्चा अपना नसीब लेकर आता है, तुम क्यों ऐसा सोचते हो? लेकिन वो मेरे आगे मिन्नत समाजत करने लगा। कहने लगा,
میں بہت تنگ ہوں، مزید تنگ ہو جاؤں گا، تم مجھے سمجھو۔ اس وقت میرے شوہر سعودیہ کے لیے ویزا لگوانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ اس کے بعد ہم سعودیہ آ گئے۔ 3 سال سے میرا شوہر کار رہا تھا، لیکن حالات جو کہ تم ہی تھے، اور ہر بار جب میں یہ کہتی کہ ہمیں اولاد لینی چاہیے تو وہ انکار کر دیتا، کہتا بس 1 سال رک جاؤ، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر لے لیں گے، ہم کون سا بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمیشہ ہی ٹال جاتا تھا، لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ اس لیے جب ان دونوں بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے نہیں سمجھا تھا کہ میں ملازمت کر رہی ہوں۔ یہ وہ بچے میرے لیے ایک بوجھ ہیں۔ میں نے اپنی ساری ممتا ان پر نچھاور کر دی تھی اور دل سے ان کو سنبھالتی تھی۔ اگلے روز جب میں کام پر آئی تو میں نے دیکھا مالکن اور مالک میں جھگڑا ہو رہا تھا، نہ جانے کس بات پر۔ تو انہوں نے اتنی بحث ہو رہی تھی کہ مجھے یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ آپس میں دستے گریباں نہ ہو جائیں۔ مالک اسے یہی کہہ رہے تھے کہ تم ہر وقت شاپنگ کرتی رہتی ہو یا پھر اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی رہتی ہو، ایک رات ہی تمہیں بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، وہ بھی تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتی ہو، تمہیں ذرا بھی میرے بچوں کی پرواہ نہیں، اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مالک بے تحاشا غصے میں چلاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ میں اسی وقت کمرے میں سارا شور سن رہی تھی اور بچے بھی اس وقت سہمے بیٹھے تھے، کیونکہ چلانے کی آوازیں میں کمرے تک آ رہی تھی۔ پھر میرا دل دھک سے رہ گیا جب اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بڑے ہی غضبناک انداز سے مالکن کمرے میں آئی، کہنے لگی چلو بی بی چھٹی ہے تمہاری، یہاں سے نکلو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے چٹکی بجا کر باہر جانے کے لیے کہا تھا۔ میں خاموشی سے باہر نکل گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ عورت بہت غصے میں ہے، اس لیے کچھ نہیں سنے گی۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا اور اپنے گھر چلی گئی۔ پھر میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن شام کو ہی مجھے مالک کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ فوراً سے گھر پہنچ جاؤ، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا مالک اس وقت تو رات کے 8 بج رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے آپ سے بے حد ضروری کام ہے، آپ کا آنا بہت ضروری ہے، آپ فوراً سے میرے پاس آئیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے بچوں کو پھر سے بخار نہ ہو گیا ہو، چلو تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میرے شوہر کے پاس موٹر سائیکل تھی اور مجھے مالک کے گھر کے باہر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے ڈور بیل دی، دروازہ چوکیدار کی بجائے مالک نے کھولا۔ میں نے حیرت سے دیکھا تو چوکیدار بھی گھر میں نہ تھا۔ میں نے مالک سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ چوکیدار اپنے گھر گیا ہے، تھوڑی دیر بعد آ جائے گا، آپ اندر آ جاؤ، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں مالک کے ساتھ اندر چلی گئی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ اندر جاتے ہی مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جیسے ہی میں اندر گئی لاؤنج بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑی پریشان تھی، اس لیے صوفے کے کنارے پر جا بیٹھ گئی۔ پھر وہ سامنے والے صوفے پہ بیٹھ کے اپنا سر پکڑ کر کچھ سوچنے لگا، پھر کہنے لگا میری بیوی دوپہر سے اپنے مائکے جا چکی ہے، جب میں گھر آیا تو میرے بچے موجود نہیں تھے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے فون پر پوچھا تو کہنے لگی بچوں کو ساتھ لے کر نہیں گئی۔ وہ کہنے لگا کہ چوکیدار کو بھی اس نے واپس گھر بھیجا تھا۔ جب میں گھر آیا تو گھر پر کوئی بھی ملازم موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ چوکیدار بھی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچے کو خود لے کر گئی ہے، یہاں پر اس نے میرے بچے کو اغوا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا پتہ نہیں وہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گی۔ پھر کہنے لگا اگر آپ بچوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کر دیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ میں کیسے کر سکتی ہوں، لیکن یہ سن کر تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا تھا۔ ایک ماں ہو کر وہ کیا کھیل کھیل رہی تھی اپنی ہی سگی اولاد کے ساتھ۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھی کہ جب پولیس کے موبائل کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ کچھ ہی دیر دروازے اور دیواروں کا پھلانگ کر پولیس اندر آ چکی تھی۔ مجھے اور اس عربی مالک کو دیکھ کر اس نے مجھے گرفتار کر لیا اور مجھ پر الٹے سیدھے الزام لگانے لگے۔ کہنے لگے آپ کی بیوی نے صحیح ہی کمپلین کی تھی، آپ کا اس عورت کے ساتھ چکر ہے، تبھی آپ نے اسے اکیلے میں یہاں بلایا، اور یہ بھی کہنے لگے کہ دونوں بچوں کا اس ملازمہ نے ہی اغوا کیا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ میرے عربی مالک پر بھی الزام لگا رہے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مالک نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھے پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گیا۔ میں رونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا تو وہ بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا، لیکن پولیس کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ میرا شوہر اس مالکن کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگا میری بیوی نے آپ نے بچوں کو اغوا نہیں کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی چکر ہے، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے اسے چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایک ہی شرط پر کیس واپس لوں گی کہ تم اپنی بیوی کو لے کر پاکستان واپس چلے جاؤ، کیونکہ میرا شوہر مجھے یہ صاف کہہ چکا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے کر تمہاری بیوی سے شادی کر لے گا، کیونکہ وہ میرے بچوں کا زیادہ اچھا خیال رکھتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر بھی دنگ رہ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مالک نے ایسا کیوں کہا، لیکن میرا دل یہ سن کر بہت مفہوم سا ہو گیا تھا۔ میں تو ان کا بھلا کر رہی تھی۔ مالکن نے اپنا کیس واپس لے لیا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان واپس آ گئی۔
اب بھی مجھے وہ بچے بہت یاد آتے ہیں جب ماں باپ یوں لڑتے رہے، اور ان بچوں کی کیا تربیت ہو سکتی ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، شاید اسی میں میری بلائی تھی۔